हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 14 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी पीडीएफ को एक साथ एक जगह पर चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे आपको करंट अफेयर की जितनी भी पीडीएफ हैं एक साथ एक जगह पे प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, तो इसका जो संयोजक है वो किसे बनाया गया है? और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को। सबसे पहले है आपका कि मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, 12 जुलाई को। हर साल 12 जुलाई को मलाला दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। आपने नाम सुना होगा मलाला यूसुफजई का। तो ये पाकिस्तानी कार्यकर्ता हैं और सबसे कम उम्र की, तो ये नाम है ना मलाला, तो मलाला यूसुफजई ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो इनका जन्मदिन होता है 12 जुलाई को, तो इसलिए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर 12 जुलाई को हर साल मलाला दिवस आपका मनाया जाता है। और यह दिन किसके लिए समर्पित होता है? तो लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके साहसिक संघर्ष को सम्मानित करता है और बच्चों के शिक्षा के अधिकार का जो वैश्विक कार्रवाई है उसका आह्वान करता है। तो इसलिए मनाया जाता है 12 जुलाई को हर साल मलाला दिवस। बस इतना याद रखिएगा कि जो मलाला यूसुफजई हैं उनके जन्मदिन को ये याद दिलाता है। ठीक है, 12 जुलाई को जो पाकिस्तानी कार्यकर्ता थी और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता थी, याद रखना है आपको। आगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट डेज हैं, डेली इनको अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको 100% याद रहेंगे ये। तो देखिए, राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जो जीएसटी है वो आपकी लागू की गई थी। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व सहकारिता दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है, जुलाई के पहले शनिवार को। और अब की बार जो आपका मनाया गया वो 102वां मनाया गया था। ठीक है, थीम क्या रही? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जिनोसिस दिवस आपका 6 जुलाई को। और जिनोसिस क्या है? एक रोग है जो किससे? जानवरों से मनुष्य के अंदर फैलता है, आपको याद रखना है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को हम मनाते हैं। और किस्वाहिली भाषा कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में नॉर्मली ये भाषा आपकी बोली जाती है। ठीक है, अफ्रीकी संघ आप बोल सकते हैं। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल डिम्पल डे 9 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल आपका मनाया जाता है। हाल ही में किसने हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन जो केंद्र है उसको शुरू करने की घोषणा की है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है उसने हिंदू, बौद्ध और जैन जो अध्ययन केंद्र है उनको शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, आपको याद रखना है 29 मई को जो जेएनयू की कार्यकारी परिषद है उसकी क्या हुई थी? उसकी बैठक हुई थी और तब इसको डिसाइड किया गया था कि हम इसको मनाएंगे और अनाउंस आपका अब किया गया है। ठीक है, तो याद रखना आपको। तो स्कूल ऑफ संस्कृत और भारतीय अध्ययन के तहत 3 नए केंद्र स्थापित आपके किए जाएंगे। याद रखना है, हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र कौन स्टार्ट करेगा? जेएनयू करेगी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इसको स्टार्ट करेगी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का 132वां जो सत्र हुआ है वो कहां पर हुआ है? ये आपसे पूछा गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जयपुर में, लंदन में, वाशिंगटन डीसी में या फिर जिनेवा के अंदर। तो जो करेक्ट आपका आंसर यहाँ पे बनेगा वो आंसर नंबर आपका बी होगा, लंदन के अंदर आपका मनाया गया या सत्र जो आयोजित किया गया 132वां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, अब इसमें भारत का जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो हमारे बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं जिनका नाम है श्री टी.के. रामचंद्र। इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और ये आपका 8 जुलाई से 12 जुलाई तक आपका ये चला था, 8 जुलाई से 12 जुलाई तक। कहां पे? लंदन के अंदर। तो लंदन में इसका आयोजन किया गया था, आपको अच्छे से याद रखना है। 132वां आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएमओ। पाकिस्तान के लाहौर
उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, आलिया नीलम जी। ठीक है, आलिया नीलम को बनाया गया है पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, और 11 जुलाई को इन्होंने शपथ ली है और इस तरह से इस अदालत की शीर्ष न्यायाधीश बनने वाली ये क्या बन गई है? पहली महिला आपकी बन गई है आलिया नीलम जी। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये आलिया नीलम जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व जो पुरस्कार है 2024 वो किस राज्य ने जीता है? तो देखो, बागवानी के बारे में बात हो रही है। बागवानी में जीता है प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा, नागालैंड ने जीता है। किसने जीता है? नागालैंड ने जीता है। किसके अंदर? बागवानी के अंदर, याद रखेंगे आप। और बागवानी मंत्री यानी नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री कौन है? तो उनका नाम है सेलहोतु ओनवोक्रुस। सेलहोतु ओनवोक्रुस ने नई दिल्ली के अंदर आपकी 15वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव हुई थी, तो वहां पे ये पुरस्कार मिला था। इसको नागालैंड को याद रखना, 15वें नंबर की एग्रीकल्चर, मैं लिख देता हूं इसको कंप्लीट, एग्रीकल्चर लीडरशिप आपकी कॉन्क्लेव हुई थी, तो उसके अंदर ये आपका डिसाइड किया गया था कि नागालैंड को ये पुरस्कार आपका दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं नागालैंड को ये मिला है ये अवार्ड। गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 किस राज्य के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम ने जीता है? ठीक है, गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 किस राज्य के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम ने जीता है? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, देखिए, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आपका आंसर यहाँ पे बनने वाला है आंसर नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने जीता है। तो आंध्र प्रदेश का प्राकृतिक खेती कार्यक्रम है, ठीक है, सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम जो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसको मिला है गुलबैंकियन प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी 2024। और ये जो अवार्ड है ये कहां पर दिया गया? तो 11 जुलाई को ये दिया गया। और इसके लिए कहां पे दिया गया ये? तो लिस्बन कहां पे है? आपका पुर्तगाल के अंदर। तो लिस्बन पुर्तगाल के अंदर आपका एक समारोह चल रहा था, तो उस दौरान यह दिया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर एंजेला मर्केल के द्वारा। अभी डॉक्टर एंजेला मर्केल कौन है? तो ये उस समय उस समारोह की जूरी की अध्यक्ष थी और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर, आपने याद करो, जर्मनी की चांसलर थी डॉक्टर एंजेला मर्केल। तो इनके द्वारा जो ये पुरस्कार है ये दिया गया। किसको मिला है? ये आंध्र प्रदेश को मिला है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024। आप यहां पे इमेज के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2024 का जो आयोजन है वो 12 जुलाई से 2 अगस्त तक कहां पर हो रहा है? तो देखिए, ये आपका एक सैन्य अभ्यास है जो एयरफोर्स की जो सेना होती है उनके बीच में होता है, और इसमें लगभग 140 देश यानी कि 20 देशों के 140 से अधिक जो विमान है, या फिर अगर आप सैन्य कर्मी की बात करें तो 4400 प्लस जो सैन्य कर्मी है इसके अंदर भाग लेंगे। ठीक है, याद रखना है। और ये कहां पे होगी? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी, डॉर्विन ऑस्ट्रेलिया में होगी। 12 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी, ये भी आप याद रखेंगे। और ये एयरफोर्स वाली आपकी ये एक्सरसाइज है, ये भी याद रखना है। 20 देशों की सेनाएं इसके अंदर भाग लेने वाली हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आप ये याद रखेंगे कि पहली बार भावना कंठ जो SU-30 MK1 को उड़ाती हैं, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है, तो ये भी इसके अंदर भाग ले रही हैं पहली बार। क्या नाम है? भावना कंठ इनका नाम है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बनता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये देखो। ठीक है, जेम्स एंडरसन ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो आपको अच्छे से पता है जेम्स एंडरसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? आपके इंग्लैंड के हैं, आपको अच्छे से इसके बारे में पता है। तो इन्होंने किससे संन्यास लिया है? ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इन्होंने टेस्ट मैच जो है उनसे संन्यास ले लिया है। ठीक है, जेम्स एंडरसन ने, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका कि जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किस महीने के लिए सम्मानित किया गया है? अब आपको ये तो अच्छे से पता है कि ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है, हर महीने के लिए दिया जाता है। तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को किस मंथ के लिए मिला है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, जून मंथ के लिए। तो आपको याद रखना है, जून मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन कौन है? जसप्रीत बुमराह है और स्मृति मंधाना है। आप अच्छे से याद रखोगे। और स्मृति मंधाना ने आपके जो दक्षिण अफ्रीका है,
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो बल्लेबाजी की थी उसमें शानदार प्रदर्शन किया था, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, मतलब ठीक है, यानी कि इनको चुना गया है जून महीने के लिए, याद रखेंगे आप। ये जसप्रीत बुमराह है और ये आपकी स्मृति मंधाना, तो इनको मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं, तो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे। अब आपको ये तो अच्छे से पता है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, क्योंकि 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होने वाले हैं, पेरिस के अंदर होने वाले हैं। अगर मैं 2028 के बारे में बात करूं तो कहाँ पे होंगे, आपके लॉस एंजलिस में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक। अब आपको अच्छे से पता है कि हर साल नहीं, जब भी आपके ओलंपिक होते हैं 4 साल बाद, तो आपके ध्वजवाहक चुने जाते हैं, ठीक है। तो अब की बार किनको चुना गया है, इनके जो ध्वज लेके चलेंगे, जो इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे एक तरीके से ध्वजवाहक के अंदर, तो आपके पीवी सिंधु है, शरद कमल है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, दोनों। अब पीवी सिंधु के बारे में आपको अच्छे से पता है, कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। और वहीं पे अगर हम शरद कमल के बारे में बात करें तो टेबल टेनिस से, इस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस के खेल से आपके संबंधित है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, दोनों। पीवी सिंधु और शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। आप देख सकते हैं पीवी सिंधु और शरद कमल, जो कि आपके टेबल टेनिस से संबंधित है, और पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन से संबंधित है, तो दोनों को चुना गया है। अब हम फटाफट से रिवीजन को देख लेते हैं। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे कि यूनेस्को ने हाल ही में कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं, तो 11 नए किए हैं हाल ही में। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं भारत में कितने हैं, तो भारत में टोटल 18 है, लेकिन यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता प्राप्त कितने हैं टोटल आपके 12, ये भी आपको याद रखना है, दोनों अलग अलग। तो हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की, उत्तर प्रदेश के अंदर। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पर्यावरणीय पहल मित्र वन स्थापित किए, तो उत्तर प्रदेश की ही सरकार ने। और बीएसएफ ने चलाया था ग्रो विद द ट्रीज अभियान, आयोजन किया कहाँ पे, श्रीनगर के अंदर, और किसके साथ, एसबीआई बैंक के साथ मिलकर, ये भी याद रख सकते हैं आप। तो हाल ही में होम्योपैथी में अग्रणी कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है, तो अर्पित चोपड़ा को मिला है। और हाल ही में किसने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो शंकर नारायण जी ने। और हाल ही में इन्वेस्टर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हूप में कौन शामिल हुई है, तो पीवी सिंधु हुई है, यानी इन्वेस्टर भी बन गई है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रजत शर्मा जी को, जिनका आपकी अदालत शो भी आता है, जो भी बहुत ही फेमस शो है, ठीक है। और हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को इसका संयोजक आपका बनाया गया है। तो ये आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, इनको आप डेली रिवाइज किया कीजिए। 10 से 15 मिनट अगर आप देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।